किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। सबसे पहले नजर डालेंगे प्रमुख समाचारों पर। अगले साल रिकॉर्ड पर पहुंच सकता है खाद्यान्न उत्पादन, पतली होती दाल संभालेगी सरकार, बढ़ेगी फसल ऋण लौटाने की अवधि, पाक से रोक हटने का फायदा नहीं उठा रहे निर्यातक, और देश के चीनी उद्योग में जान फूंक सकती है उत्तर प्रदेश की ये पहल। अब कृषि समाचार विस्तार से। निरंतर 2 वर्ष के सूखे के बाद बेहतर मानसून रहने के कारण वर्ष 2016-17 के दौरान कृषि उत्पादन में फिर तेजी लौटने के उत्पादन रिकॉर्ड स्तर यानी 27 करोड़ टन होने की उम्मीद है। लेकिन नोटबंदी और बिक्री के कम मूल्य प्राप्ति की मार से किसानों को निजात मिलती नहीं दिख रही है। चालू वित्त वर्ष में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर बढ़कर करीब 5% होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 1.2% ही थी। अधिक वृद्धि दर का अनुमान देश के अधिकांश हिस्सों में बेहतर मानसून के कारण 13.5 करोड़ टन के रिकॉर्ड खरीफ खाद्यान्न उत्पादन तथा चालू रबी सत्र में भारी उत्पादन होने की संभावना है। हालांकि कृषि विशेषज्ञों ने रबी फसल के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव और असंभावित रूप से सर्दी कम रहने से गेहूं के उत्पादन पर होने वाले प्रभावों के बारे में चिंता जताई है। सरकार फसल वर्ष 2016-17 के लिए अपने लक्ष्य को कम करने नहीं जा रही है। इस बार 27 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने की योजना है, जबकि पिछला सबसे अधिक उत्पादन वर्ष 2013-14 में 26 करोड़ 50.4 लाख टन हुआ था। महंगी दाल से कुछ महीने पहले जनता और सरकार दोनों परेशान थी और अब दाल के गिरते दामों से किसान परेशान हो रहे हैं। चालू महीने में तुअर 13%, उड़द 13% और मूंग करीब 16% टूट चुकी है। प्रमुख दाल उत्पादक राज्यों में तुअर दाल के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से नीचे चले गए हैं, जिसके चलते नेफेड ने एमएसपी पर अरहर की खरीद शुरू कर दी है। दालों के गिरते दाम किसानों के लिए सबब बन गए हैं। चालू दिसंबर महीने में अरहर दाल के दाम 13.04% गिरकर 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के नीचे पहुंच गए। नोटबंदी यानी 8 नवंबर से अरहर के दामों में करीब 18% की गिरावट हो चुकी है। मंडियों में खड़ी अरहर के दाम गिरकर 5,050 रुपए के नीचे पहुंच गए। उड़द के दाम 13.16% गिरकर 8,250 रुपए प्रति क्विंटल और मसूर के दाम 15.49% टूटकर 6,000 रुपए क्विंटल हो गए। हालांकि रबी सीजन की प्रमुख दलहन फसल चने के दाम में दिसंबर महीने में 1.20% की तेजी देखने को मिली है। चना दाल की कीमत बढ़कर 12,650 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गई। दालों के गिरते दाम से किसान परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनकी उत्पादन लागत भी निकलना मुश्किल होने लगा है, जिसको सरकार ने गंभीरता से लिया है। किसानों को बड़ी राहत देने की कवायद के तहत केंद्र सरकार किसानों की नवंबर-दिसंबर के 2 महीनों के दौरान भुगतान की जाने वाली फसल ऋण के भुगतान की अवधि बढ़ाने की तैयारी में है। इस फैसले की अधिसूचना जल्द ही आने वाली है। नोटबंदी की वजह से कर्ज के भुगतान में किसानों को हो रही दिक्कत की वजह से ये फैसला किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि जिन किसानों को कर्ज के भुगतान में 2 महीने की देरी हुई है, उन्हें ब्याज में 4% सब्सिडी का लाभ जारी रहेगा और उसे 7% सामान्य ब्याज में नहीं बदला जाएगा। इसे समय से भुगतान माना जाएगा। कम अवधि के फसल ऋण के ज्यादातर भुगतान में ब्याज सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध है। किसान सामान्यतः नवंबर और उसके बाद कर्ज लेते हैं और फसल बिकने के बाद उसका भुगतान कर देते हैं। इस सिलसिले में औपचारिक अधिसूचना जल्द जारी किए जाने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने 2016-17 में 8,50,000 करोड़ रुपए फसल ऋण जारी करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए केंद्र ने 15,000 करोड़ रुपए के करीब ब्याज सब्सिडी की व्यवस्था की है। पाकिस्तान ने हाल ही में भारत से कपास आयात करने पर लगी रोक हटा दी है, लेकिन भारतीय निर्यातक इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर से दिसंबर के दौरान भारत से 30 लाख गांठों का निर्यात किया गया था, जिसमें से 15 लाख गांठें पाकिस्तान भेजी गई थी। लेकिन इस बार आवक में कमी के कारण निर्यातक ऑर्डर नहीं ले पा रहे हैं। गुणवत्ता के मुद्दे पर पाकिस्तान ने नवंबर के चौथे सप्ताह में भारत से कपास के आयात पर रोक लगा दी थी, लेकिन उद्योग के दबाव के कारण वहां की सरकार ने कुछ दिन पहले ये रोक हटा दी। देश में चीनी उत्पादन कम होने की आशंका के साथ चीनी महंगी होने के कयास लगाए जाने लगे हैं। प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। ऐसे में गन्ना का राज्य परामर्श मूल्य बढ़ाया जा सकता है। सियासी और जमीनी कयास के फंदों में फंसी चीनी कंपनियों के शेयर गोते लगा रहे हैं। पिछला 1 साल चीनी कंपनियों के लिए शानदार रहा। इस दौरान घरेलू बाजार में चीनी के दाम करीब 25% बढ़कर 3,600 रुपए क्विंटल के ऊपर पहुंच गए।
घरेलू बाजार के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चीनी के दाम 20% से ज्यादा बढ़े, लेकिन नए चीनी वर्ष की शुरुआत 1 अक्टूबर से चीनी के दाम और कंपनियों के शेयरों में गिरावट हुई है। इस बीच चीनी के दाम करीब 2% और कंपनियों के शेयर 50% से ज्यादा तक गिर गए। इसकी वजह नोटबंदी और चुनावी सियासत गर्म होना माना जा रहा है। भारत में चीनी उद्योग और गन्ना किसानों के घाटों में रहने की एक बड़ी वजह है हम गन्ने के बाय प्रोडक्ट यानी सह उत्पादक का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में फिनलैंड और ब्राजील की तर्ज पर शीरे के साथ खोई से भी एथेनॉल बनाने का प्रयास होने जा रहा है, जो इस उद्योग में ऑक्सीजन का काम कर सकता है, क्योंकि अब चीनी मिलें ये नहीं कह पाएंगी कि उन्हें घाटा हो रहा है। गन्ने के बेकार पदार्थ समझे जाने वाले शीरा और खोई अब चीनी उद्योग को घाटे से उबार कर फायदे का सौदा बनाएंगे। शीरे से औषधीय उत्पाद भी बनाए जाएंगे। इसके साथ ही चीनी मिलों को बिजली का केंद्र बनाया जाएगा। यूपी सहकारी चीनी मिल संघ ने कुछ विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर इस पर काम शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में करीब 20 लाख गन्ना किसान और लगभग 95 निजी व 24 सहकारी चीनी मिलें कार्यरत हैं, जिनकी एक सत्र की कुल पेराई क्षमता 700 लाख टन से भी ज्यादा है। ऐसे में बाय प्रोडक्ट फायदे का जरिया बन सकते हैं, लेकिन हमारे देश में चीनी मिलों की तकनीकी काफी पुरानी है, जिसके चलते चीनी की रिकवरी में ही काफी नुकसान होता है। गन्ने की नई वैरायटी ने उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन बढ़ा दिया है। यूपी में इस वक्त चीनी की रिकवरी देश के औसत उत्पादन से ज्यादा करीब 10.5% है, लेकिन वर्ष 2011-12 में ये सिर्फ 8.13% थी, लेकिन 2015-16 में ये बढ़कर 9.37 तक पहुंच गई। वहीं प्रति हेक्टेयर पैदावार भी 55 टन से बढ़कर 65 टन हुई। इस पेराई सत्र के लिए 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। कड़ाके की सर्दी व कोहरे से खेती पर भी व्यापक असर पड़ रहा है। अपने खेतों में आलू खराब होते देखकर किसान बेचैन है। इस तरह कोहरा गिरता रहा तो ये आलू की फसल में झुलसा रोग पैदा कर सकता है। हालांकि अभी तक इस रोग का प्रकोप ज्यादा नहीं है, मगर कोहरे के कारण किसानों को आलू में झुलसा रोग लगने का डर सता रहा है। ये काफी चिंता की बात है। अभी तो काफी ठंड बची है, ऐसे में कोहरे ने अभी से ही नुकसान करना शुरू कर दिया है। जरूरी है कि इससे बचाव के उपाय शुरू किए जाएं, नहीं तो हम किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कृषि समाचारों के बाद आइए जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के ताजा मंडी भावों की। सबसे पहले बात करेंगे गेहूं की। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में गेहूं का भाव प्रति कुंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ की मंडी में 1,880 रुपए प्रति कुंटल, कानपुर में 1,940 रुपए, सीतापुर में 1,950 रुपए और रायबरेली की मंडी में 1,900 रुपए प्रति कुंटल के भाव रहा। आलू लखनऊ की मंडी में 570 रुपए प्रति कुंटल, कानपुर में 600 रुपए, सीतापुर में 630 रुपए, रायबरेली में 610 रुपए प्रति कुंटल के भाव बिका। प्याज लखनऊ की मंडी में 910 रुपए प्रति कुंटल, कानपुर में 950 रुपए, सीतापुर में 1,000 रुपए और रायबरेली में 1,000 रुपए प्रति कुंटल के भाव रहा। टमाटर लखनऊ की मंडी में 1,100 रुपए प्रति कुंटल, कानपुर में 1,200 रुपए, सीतापुर में 1,140 रुपए और रायबरेली की मंडी में 1,160 रुपए प्रति कुंटल के भाव बिका। बैगन लखनऊ की मंडी में 560 रुपए प्रति कुंटल, कानपुर में 610 रुपए, सीतापुर में 590 रुपए और रायबरेली की मंडी में 600 रुपए प्रति कुंटल के भाव रहा। केला लखनऊ की मंडी में 1,180 रुपए प्रति कुंटल, कानपुर में 1,270 रुपए, सीतापुर में 1,240 रुपए और रायबरेली में 1,310 रुपए प्रति कुंटल के भाव बिका। सेब लखनऊ की मंडी में 4,980 रुपए प्रति कुंटल, कानपुर में 5,170 रुपए, सीतापुर में 5,040 रुपए और रायबरेली में 5,060 रुपए प्रति कुंटल के भाव रहा। तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। कल के अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां और मंडी भाव। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है।
इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार, खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, एनएचएम बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। एफसीआईएल के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, एचएफसीएल की बरौनी इकाई और बीवीएफसीएल की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जिस तरह सर्दियों का मौसम चल रहा है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और हम अपने को बचाने के लिए स्वेटर पहनते हैं, शाल ओढ़ते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, यहाँ तक कि अपने कमरों की खिड़कियाँ भी बंद रखते हैं। इसी तरह हमारे पशुओं को भी सर्दियों से बचाने की आवश्यकता होती है। तो इसी से संबंधित है हमारा आज का कार्यक्रम। हम बात करने जा रहे हैं सर्दियों के मौसम में पशुओं की देखभाल, और इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हैं डॉक्टर मानव। आप हैं उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सीतापुर से। तो आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और हम बात करने जा रहे हैं सर्दियों के मौसम में पशुओं की देखभाल। तो हम आगे बात करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं कि हम उनके जो रखरखाव है, जहाँ बांधा जाता है, जहाँ पशु को रखा जाता है, उसमें क्या परिवर्तन लाएं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जैसा कि आप जान रहे हैं, आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है और ठंडक काफ़ी ज़्यादा है। तो जिस तरीके से मनुष्य अपने सर्दी से बचाव के लिए अपनी व्यवस्थाएं करता है, उसी तरीके से पशुओं के लिए भी ये बहुत आवश्यक है। इसमें हम कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखें कि जैसे पशुओं को एक तो रात में बाहर ना बांधें। पशुओं को शाम को थोड़ा सा समय से पहले घरों के अंदर बांधें, जहाँ पे हम उनको बांधते हैं। हाँ, देर तक खुले में ना रखें। देर तक खुले में ना रखें और सुबह थोड़ा सा देर से निकालें पशुओं को उस कमरे से जहाँ पे भी आप बांधते हैं। दूसरी चीज़, हमारे कुछ किसान भाई हैं, सबके पास पक्की व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो वो छप्पर और उनके ऊपर टीन या इस टाइप की चीज़ें, एस्बेस्टास की चादरें वगैरह रखते हैं। तो रात को जब ओस पड़ती है तो वो नीचे टपकता है, चूँकि उसमें मॉइस्चर, नमी ज़्यादा होती है, तो वो पशुओं को उससे कष्ट होता है। तो उसके लिए हम उन जो छतें हैं उनके ऊपर पुआल वगैरह डाल के रखें। इसके अलावा एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जैसे हमारे कुछ किसान भाई हैं, पशुओं के लिए हर समय पानी उपलब्ध कराए रहते हैं। बहुत अच्छी चीज़ भी है, पशुओं को अधिक से अधिक पानी पिलाएं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखें कि रात को जैसे हमने पानी उसमें छोड़ा हुआ है नाद में, और वो रात भर ठंडा पानी होता है, तो सुबह पशु जैसे उसको प्यास लगी तो वो अपना जाके उसको पीने लगता है, जिसके कारण उसको बहुत नुकसान हो सकता है, बीमार हो सकता है। ठंडा पानी पी लेगा, रात का रखा हुआ। तो उसको ताज़ा पानी पिलाएं, ताज़ा निकाला हुआ पानी पिलाएं जितना ज़्यादा हो सके। जी, ये खाने में, मतलब पानी में, ये ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, आपने एक महत्वपूर्ण चीज़ बताई कि किसी प्रकार से उसमें छत हो, उसमें पानी न टपके, हवा ना जाए, ऐसी व्यवस्था उनको करके रखना है, ये बदलाव करना है। हाँ, थोड़ा सा एक चीज़ और मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे कुछ पशुपालक हैं, मुर्गी भी पालन करते हैं, तो वो उनका टेम्परेचर जो है हीटर वगैरह से मेंटेन रखते हैं। तो इस तरीके से हम एक बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से हम जो हमारे बड़े पशु हैं या बकरी पालन जो करते हैं और किसान भाई जो हैं, तो उस तरीके के कमरों में हीटर वगैरह भी लगा सकते हैं। हमारे कुछ किसान भाई क्या करते हैं, गांव में चूंकि बहुत जगह बिजली की व्यवस्था नहीं होती है, तो वो लोग कुछ थोड़ा
आग वाग भी जला नहीं, देते हैं। कुछ लोग धुआं भी हाँ, कर देते धुआं भी हैं, करते वो हैं। कंडी होती है वो, जी जी। उससे धुआं करते तो हैं। उससे दो फायदे होते हैं। एक तो ये है कि जैसे मक्खी मच्छर या जो पैरासाइट हैं, जो परजीवी हैं, वो परेशान करते हैं, जी। तो उससे बचाव होता है। साथ साथ उनको थोड़ी गर्माहट भी मिल जाती है। तो हम लोग ये ध्यान रखें कि जो गर्माहट है वो तो ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उसमें आग वाग भी लगने की संभावनाएं इस सीजन में बनी रहती हैं। तो थोड़ा ये ध्यान रखें कि जब हम कोई अलाव वगैरह जलाएं तो वो इस तरीके से जलाएं कि उनके घर से दूर हो या उनकी पहुंच से दूर हो, ताकि कोई आग वगैरह जैसी क्षति ना हो। डॉक्टर साहब, रखरखाव की बात हो रही है तो थोड़ी बात इसमें हम साफ सफाई की भी कर लेते हैं जी। क्योंकि आपने कहा कि समय से बांध देना चाहिए, शाम को ही अंदर बांध दें उसकी जहाँ पे छायादार है, और फिर देर से निकालें तो ये 12-14 घंटे का समय हो जाता है एक जगह बंधा हुआ, तो वहाँ मलमूत्र उनका सब इकट्ठा होता है, तो वो चीज़ उसी पे बैठते हैं जानवर। तो उस बारे में बताएं, वो व्यवस्था वहाँ साफ सफाई और वो चीज़, बीमारियां भी उससे फैल सकती हैं जी। वहाँ पे क्या ध्यान? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और हमारे किसान भाई इस पे ध्यान कई बार नहीं देते हैं। जी। जैसे आपने बताया, तो उसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो जहाँ पे हम अपने पशुओं को बांध रहे हैं वो जगह कुछ ढलानदार हो, ताकि जो वो मूत्र वगैरह करें या गोबर विसर्जन जो भी करते हैं तो वो ढलान के माध्यम से, नाली के माध्यम से अपना जहाँ पे भी डिस्पोज ऑफ होना है वहाँ पे वो चला जाए, और गोबर बीच बीच में हटाते रहें। और ये इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये इसलिए है कि बीमारी के साथ साथ जो हमारे दूधारू पशु होते हैं उनका जो टीट कैनाल होता है जिससे दूध बाहर आता है थनों से, तो उनमें चूंकि दूध जो है एक बैक्टीरिया के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा मीडिया का काम करता है, तो उसमें थनैली होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर हम गंदगी में पशु रहेगा तो थनैला बीमारी हो जी एकदम तो सफाई की तो आवश्यकता सफाई की बहुत आवश्यकता है उसके इसमें थोड़ा लिए। सा सर्दियों के मौसम में जी। हमारे किसान भाई या पशुपालक भाइयों को इस बात का ध्यान रखना होगा, साफ सफाई रखें। 1-2 महीने की जब तक ठंड अधिक है तो थोड़ा जागरूक रहें अपने जी, पशुओं जी। के प्रति। अब हम बात करते हैं कि जो भोजन व्यवस्था है जी। उसमें भी तो कुछ बदलाव, कुछ ऐसे खाने में चीजें बदली जाएं जिससे कि ठंडक में गर्मी मिले, उनका एहसास हो, ऐसा क्या बदलाव करें? देखिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि थोड़ा मौसम बदलता है तो उसके हिसाब से हम पशुओं का आहार भी बदल देते हैं। आजकल हरा चारा काफ़ी मात्रा में उपलब्ध रहता है, बरसीम है, जई है ना, तो ये सब चीज़ें हमारे किसान भाइयों को आसानी से उपलब्ध हो जाती है, अपने खेतों में बोते भी हैं। तो थोड़ा सा हम जई है या बरसीम है इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, गुड़ खिलाएं पशुओं को, और पेट के कीड़ों की दवा दे दें। है, इसके अलावा क्या करते हैं हम लोग, मिनरल मिक्सचर भी देते रहते हैं। डॉक्टर साहब, कीड़े की दवा बता सकते हैं कौन सी दवा? हाँ, देखिए, कीड़े की दवाइयाँ जैसे हमारे पशु हैं तो कुछ छोटी सी टिप्स मैं देना चाहता हूँ कि हमारे किसान भाई इस चीज़ को अच्छी तरह जानते समझते होंगे कि जो पशु के जो बच्चे देते हैं तो वो बच्चे जो हैं 1-8 महीने में मर जाते हैं जी। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि वो उनके पेट में पैदाइशी कीड़े भी होते हैं। तो ये माँ के पेट से बच्चे में आते हैं? हाँ जी। तो हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि हम 1 हफ्ते के अंदर पेट के कीड़े की दवा उन बच्चों को दे दें। उसमें एल्बेंडाजॉल, कई सारे सस्पेंशन बाजार में भी उपलब्ध है, या आप अपने संबंधित क्षेत्र के पशु चिकित्सालय जाके वहां से भी प्राप्त कर वहाँ उपलब्ध है दवा, मिल जाएगी। और जो हमारे जो ब्याए हुए जानवर हैं उनके लिए भी दवा दी जाती है। और बहुत सारे हमारे किसानों में एक कंसेप्शन होता है कि उनके दिमाग में एक बात बैठी हुई कि गाभिन जानवर को पेट के कीड़ों की दवा नहीं दे सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। अब इस तरीके की बहुत सारी दवाइयाँ बाजार में उपलब्ध भी हैं और हमारे पशु चिकित्सालयों पे भी उपलब्ध रहती हैं, जिसमें हम गाभिन पशुओं को भी पेट के कीड़ों की दवा दे सकते हैं। कीड़े की दवा दे सकते हैं। आपने भोजन में बताया कि उनको ताजा पानी हो और जो उनको गुड़ दिया जाए और हरे चारे दिए जाएं। जी सर। देखा यह गया है कि शाम को किसान भाई चारा देता है, अगर कुछ बच गया तो सुबह भी उसी में जानवर को वही चारा दे देते हैं, वो कहाँ तक नुकसानदायक है इस समय? देखिए, हमारे किसान भाई जानते हैं कि भूसा भी आजकल 5 रुपए 6 रुपए किलो आ रहा है। जी। तो पहली चीज तो बचा हुआ भोजन जैसे हम लोग नहीं करते हैं वैसे पशुओं को भी नहीं देना चाहिए, और हमको इस तरीके से पशुओं को भोजन देना चाहिए ताकि उनका जो है चारा दाना बचे ना, क्योंकि बचेगा तो वो बर्बाद जाएगा और हर चीज की कीमत है, आप जान ही रहे हैं, नुकसान होगा। तो एक तो शारीरिक नुकसान होता है, दूसरा आर्थिक नुकसान होता है। तो हम सिर्फ उतना ही चारा दें, क्योंकि देखिए चारे का है जैसे सवाल है तो उसमें गाभिन जानवर के लिए अलग से हिसाब किताब होता है कि इस तरीके का हम दाना चारा दें। दूध देने वाले पशु हैं उनका अलग होता है,
या जो बछिया वगैरह हैं उनका अलग होता है, या जो मेहनत का काम करते हैं जैसे बैल हैं तो उनके लिए अलग से हम राशन पानी की व्यवस्था करते हैं। तो सिर्फ हम उतना ही चारा दाना दें, और इसके लिए कोई भी जानकारी लेनी हो तो हमारे जो भी जिस क्षेत्र में आप रहते हो पूरे प्रदेश में, वहाँ के पशु चिकित्सालय, वहाँ के पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करके और आप एक बाकायदा चार्ट लेके उनसे और उस चीज को समझ सकते हैं कि सबका बैलेंस डाइट, एक बैलेंस भोजन अलग अलग होता है, निर्धारित है और उनको उसी हिसाब से राशन पानी देते रहना चाहिए ताकि हम अपने पशुओं को स्वस्थ रख सकें और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें। डॉक्टर साहब, आपने रखरखाव में परिवर्तन बताया, भोजन में क्या बदलाव लाना चाहिए। अब बात आती है जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीमारियां बहुत प्रभावित करती हैं हमारे पशुओं को ऐसे मौसम में। जी। कौन सी प्रमुख बीमारियां हैं, उनसे कैसे बचें? जी देखिए, ऐसे सच तो कोई बीमारी हमारे पशुओं में इस समय दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी इस समय हमको विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। खुरपका मुंहपका जी, उसका टीकाकरण पशुओं में अवश्य करवा लें जी। पूरे प्रदेश में टीकाकरण एक अभियान के तहत कराया जाता है पशुपालन विभाग द्वारा और निःशुल्क किया जाता है जी। और हमारे किसान भाई भी उसमें सहयोग करते हैं, और कोई छूट जाते हैं, अगर किसी कारणवश छूटे हैं तो वो अपने उसका पशु का टीकाकरण करवा सकते हैं किसी भी समय। और अपने पशु चिकित्सा, क्या ये जो समय चल रहा है टीकाकरण का समय है? जी जी जी, इस समय भी आप खुरपका मुंहपका का टीकाकरण करवा सकते हैं। साल में 2 बार होता है। नहीं तो हम अपने अगर ऐसा ना, कभी कभी तो ये देखा गया है कि टीकाकरण वाली टीमें गांव में जाके पशुओं का टीका करती हैं जी। लेकिन कोई जानवर छूट गया या कोई ज्यादा जागरूक है कि हमको कराना है टीकाकरण जी जी, तो वो किससे मिलेगी जाके? वो संबंधित क्षेत्र के पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करेंगे और पशुपालन विभाग इसके लिए हमेशा तत्पर रहता है कि हम अपने किसानों की पूरी से पूरी मदद, जो भी मतलब उसका तुरंत काम हो जाएगा, टीकाकरण हो जाएगा। जरूर जरूर, एकदम पूरी उनकी हर तरीके की मदद वहाँ पे की जाएगी। मौसम के अनुसार जो बीमारी आने वाली हो उसका टीकाकरण उपलब्ध रहता है। जरूर। तो ये तो बहुत बड़ी जानकारी है कि अपने पशु को सुरक्षित रखना है तो गर्मी है, जाड़ा है, बरसात है, उन संबंधित बीमारियों के टीके उनको मिल जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये विषय बहुत लंबा है, से बात बहुत लंबी हो सकती है और हमारे पास समय कम है। आप हमारे कार्यक्रम में आए, किसान भाइयों को सर्दियों में पशुओं के रखरखाव के बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है मौसम समाचार। बीते सप्ताह के दौरान सुबह के समय हल्की धुंध दिखाई दी। दिन का अधिकतम तापमान 21.4 से 25.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2.0 से 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा। इस दौरान पूर्वाह्न 7:21 पर सापेक्षिक आर्द्रता 83 से 98 तथा दोपहर बाद अपराह्न 2:21 पर 35 से 53% दर्ज की गई। हवा की औसत गति 3.4 किलोमीटर प्रति घंटा और वाष्पीकरण की औसत दर 2.7 मिलीमीटर प्रतिदिन रही। सप्ताह के दौरान पूर्वाह्न को हवा अधिकतर शांत रही तथा अपराह्न को हवा पश्चिम दिशाओं से रही। आने वाले दिनों का अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा की गति लगभग 5 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा हवा की दिशा पश्चिम उत्तर पश्चिम रहेगी। जिन किसान भाइयों की गेहूं की फसल 21 से 25 दिन की हो गई हो, वे अगले 5 दिनों तक वर्षा न होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए पहली सिंचाई करें। सिंचाई के 3 से 4 दिन बाद नत्रजन उर्वरक की दूसरी मात्रा डालें। पिछले सप्ताह तथा आने वाले सप्ताह में औसत तापमान में कमी आ रही है, जो गेहूं के अच्छे अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान से कम है। इसीलिए किसान भाई यदि गेहूं की बुआई करना चाहते हैं तो बीज दर को बढ़ाकर बुआई अतिशीघ्र करें। तो किसान भाइयों, ये थे आज के मौसम आधारित कृषि समाचार। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे नई नई खबरों के साथ। तब तक ले दीजिए अनुमति। नमस्कार।